जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने। कल हम लोग बात किए थे भारत का इतिहास का जो जितने पाठ्यक्रम है, जितने सिलेबस हैं, उनके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। पूरे भारत का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक, आधुनिक भारत से लेकर स्वतंत्रता के बाद जो भारत का इतिहास है, सबके बारे में हम बात कल कर चुके हैं। आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो पाठ्यक्रम है, कि आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट की मतलब वही होती है कि जो पढ़ना है उसको पाठ्यक्रम को पहले समझ लें। समझना बहुत जरूरी है कि हमको कंटिन्यूटी में क्या क्या पढ़ना है। कल भी मैं बताया था, क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, क्या छोड़ना है ये जरूरी है। अगर पीसीएस अधिकारी बनना है तो पहले सबसे पहले हमको ये चुनना पड़ेगा कि छोड़ना क्या है। तो वही हम टॉपिक लेकर आए हैं कि हमको मध्यकालीन भारत में क्या क्या पढ़ना है और कब कब पढ़ना है। एक सीरीज वाइज इस चैप्टर को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहला वीडियो आप देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास। आइए आपके सामने, आपको हेडलाइन दिख गया होगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास का पाठ्यक्रम जो सिलेबस है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है कि हमको कैसे कैसे पढ़ना है। अगर हम बात कर ले भारत पर अरबों का आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण की बात करते हैं कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण में कौन किया था, तो अरब ने सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किया था। लेकिन इस आक्रमण में बहुत ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी थी, क्योंकि ये कहानी है 712 ईस्वी की, जब मोहम्मद कासिम ने पहली बार आक्रमण किया था भारत पर। लेकिन उससे मुस्लिम जो शासक थे, आक्रमण थे, वो ज़्यादातर स्थापित नहीं हो पाया था भारत में। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद मोहम्मद गजनवी आते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी। तो ये दोनों से हम दोनों के इतिहास में यही जान सकते हैं कि भारत पर मुस्लिम का आक्रमण मतलब अच्छी तरह हो चुका था। क्योंकि मोहम्मद कासिम का आक्रमण उतना सफल नहीं हो पाया था, वो असफल ही माना जाता है। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसका था, तो अरबों का आक्रमण था। 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कहानी है राजपूत वंशों का, 800 से 1200 ईस्वी के बीच का। राजपूत वंश में हम पढ़ेंगे परमार, चौहान, प्रतिहार, सोलंकी, चंदेल आदि। हम इतने वंशों के बारे में पढ़ेंगे कि राजपूत का शासन क्या था, राजपूत के इतिहास क्या था। क्योंकि ये ज़्यादातर राजस्थान के आसपास के राज्य में ही ये सब उभर के आ रहे थे, छोटे छोटे जो वंश हैं राजपूतों का। तो इसकी इतिहास हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमार वंश, क्योंकि डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमको यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इनकी इतिहास क्या है और भारत की इतिहास क्या है। दोनों को हम कॉम्बिनेशन करके पढ़ेंगे, क्योंकि भारत के इतिहास के साथ साथ हम ये राजपूत वंश के इतिहास को भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के सपेक्ष में था कि विपक्ष में था, दोनों की बात करेंगे। फिर कुछ टाइम निकलता है, कुछ टाइम बदलता है, समय के बदलते हुए आते हैं सल्तनत काल। आपको पता होगा ये 1200 का बाद की बात है, जब गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन सीधे याद रखना है। तो ये सल्तनत काल की कहानी है, जिसमें 5 वंश आते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं, भारत पर शासन करते हैं। जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये पांचों से सवाल पूछा जाता है, प्रशासन से लेके, इनकी कार्यशैली से लेकर, इनकी जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक शोषण थी, सभी से सवाल आते हैं। क्योंकि यहाँ से बहुत मतलब कि आप सोच सकते हैं कि 1206 ईस्वी से लेकर पूरे जब तक विजयनगर और साम्राज्य, ये तो दक्षिण भारत की बात है। लेकिन ये 5 वंश के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सवाल इसमें से निकलेंगे उतना हम निकालेंगे और पढ़ेंगे। जैसे ही ये उत्तर भारत में ये सब लोधी वंश की कहानी चल रही थी, सैयद वंश की लड़ाई चल रही थी, तब तक विजयनगर साम्राज्य के लिए हरिहर और बुका, दो भाई ने इनकी स्थापना करने के विचार में थे। और विजयनगर और बहमनी, आपको पता होगा कल मैं भारत के इतिहास में बताया था कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य भी पढ़ना है दक्षिण भारत के इतिहास में। ये उस टाइम की बात है जब अंतिम पड़ाव पर था सल्तनत काल, और वो विजयनगर साम्राज्य उभर रहा था उस टाइम। तो उस टाइम की बात है, तो उसका भी हम इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं भारत के इतिहास में। वहीं अगर थोड़ा और टाइम निकलता है तो भक्ति और भक्ति आंदोलन भी
बहुत तेजी से था, सूफी आंदोलन तेजी से था। हम इसका एक बात कर सकते हैं, इसमें यही पढ़ना है कि जो धार्मिक कुरीतियाँ थी वो इसमें सम्मिलित हो रही थी, तो उसको जितने धार्मिक कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उसको हटाने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे। मुस्लिम में सूफी आंदोलन और अपना हिंदू में भक्ति आंदोलन, क्योंकि इनको बुराइयां मुक्त बनाना था। धार्मिक आंदोलन, धार्मिक में जो भी बुराइयां थी सबको हटाया जा रहा था, उसके लिए कंटिन्यू आंदोलन हो रहे थे। जैसे ही ये सब खत्म हुआ, आगे मुगल वंश खड़ा था। आपको पता होगा कि 1526 में बाबर ने पहला लड़ाई जीत लिया था लोधी वंश से। तो मुगल वंश की कहानी आपको पता है कि भारत में बहुत ज़्यादा वर्षों तक शासन किया है मुगल वंश ने, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपको पता होगा कि 1526 से लेकर औरंगजेब तक, औरंगजेब से शाहजहां, बहादुर शाह जफर तक, और उसके बाद हम उत्तर मुगल काल की इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि मुगल वंश से बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद भारत के इतिहास में जाएंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में जाएंगे, आधुनिक भारत के इतिहास के भी पाठ्यक्रम को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यहीं हम पढ़ लेंगे शेर शाह, जो आपको पता होगा कि हुमायूं और शेर शाह के बीच में कनौज का युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध हुआ 1539 में, 1540 में। तो भी युद्ध एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद कैसे हुमायूं पूरे भारत छोड़कर चला गया, उसके बाद फिर हिम्मत जुटाया और फिर भारत पर आक्रमण किया और शेर शाह को हराया, और फिर 1555 में अपने शासन को स्थापित किया। उसके बाद कंटिन्यू आप देख सकते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब योग्य शासक हुए भारत में, जो भारत को आगे तो नहीं बढ़ा सके, लेकिन ब्रिटिश शासक तो अच्छा थे, क्योंकि भारत को बेच नहीं रहे थे, भारत को लेके नहीं जा रहे थे। तो यही इतिहास है इनका। तो अभी तो आज आप मध्यकालीन भारत का पाठ्यक्रम देखे हैं, पहला क्लास आएगा भारत पर अरबों का आक्रमण, तो उसको आप देखना न भूलिए, क्योंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास में यहीं से शुरुआत करेंगे। भारत पर अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने किया था। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे और अंत करेंगे उत्तर मुगल काल, और इनकी पतन कैसे हुई, क्यों ये बिखर गए और क्यों इनकी शक्ति कमज़ोर हो गई, जो कि 1526 से शासन करते हुए आ रहे थे। लगभग 100 साल के बाद भी बिखर गए, क्या कमी रह गई इनके प्रशासन में, तो ये हम बात करेंगे उत्तर मुगल कालीन में पतन की बात। उसके बाद हम आधुनिक भारत के इतिहास में जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।